Hello students, welcome to the exam counselor. I'm your teacher Ikra. So today we are going to start with the unit 5. Unit 5 में हमारे 4-5 पार्ट्स है. तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उससे पहले आप हमारा एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे MCQ कोर्सेज मिलेंगे. आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो फिर हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर टॉपिक इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. First we will understand the concept of growth, then development. Okay, so growth किस चीज़ को बोलते हैं हम? अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, ग्रोथ सिंपली मीन्स इंक्रीज इन सम क्वांटिटी, है ना. ग्रोथ किस चीज़ को बोलते हैं हम? इंक्रीज इन सम क्वांटिटी. कि अगर इंक्रीज हो रहा है ना, कोई साइज़ इंक्रीज हो रहा है या कोई अमाउंट इंक्रीज हो रहा है किसी भी चीज़ का, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ. यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, है ना. हम लोग कभी ग्रोथ को यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, या डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, बट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स. दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स. ग्रोथ जो है ना, वो हम यूजुअली फिजिकल को बोलते हैं ना. लाइक फिजिकल ग्रोथ अगर हो रही है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ अगर हो रही है ना, जो स्ट्रक्चरली इंक्रीज हो रहा है, फिजिकली इंक्रीज हो रहा है ना, कुछ क्वांटिटी, कोई अमाउंट, उस चीज़ को हम ग्रोथ बोलते हैं. और जो साइकोलॉजिकल होता है ना, साइकोलॉजिकली जो चीज़ें चेंज होती है या फिर जिनमें प्रोग्रेशन होता है विद टाइम, उन चीज़ों को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. तो हम देखते हैं ग्रोथ को. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड मीन्स, अगर हम बोलेंगे किसी चाइल्ड में ग्रोथ किस चीज़ को बोलेंगे हम, किसी एक बच्चे में अगर उसका इंक्रीज़ हो रहा है वेट या हाइट, या फिर उसके ऑर्गन्स अगर बड़े हो रहे हैं ना, लाइक हम देखते हैं छोटे बच्चे का ग्रोथ होता है तो पहले जो है उसके हाथ वो छोटे छोटे होते हैं, फिर वे टाइम बड़े हो जाते हैं, फिर जब अडल्ट बनता है तो फुल ग्रोन मैन बन जाता है या वुमेन बन जाती है. तो इस चीज़ को हम ग्रोथ बोलते हैं. सिर्फ जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को या फिजिकल अपीयरेंस को, उस चीज़ को हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस. हरलॉक जो है ना, वो डिफाइन करते हैं ग्रोथ को एज चेंज इन साइज, प्रोपोर्शन, या फिर डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस. हरलॉक क्या बताते हैं कि ग्रोथ क्या होती है? चेंज इन साइज ना, सिंपली चेंज इन साइज अगर हो रहा है, या फिर कुछ ओल्ड फीचर्स वो डिसअपियर हो गए और न्यू फीचर्स हमने एक्यूज़ किए, एक्विजिशन किया हमने न्यू फीचर्स का, बट फिजिकली, है ना, स्ट्रक्चरली या फिजिकली, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ. एंड द सेकेंड थिंग, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. एक उन्होंने बोला है ग्रो एंड ग्रो, ये आप याद रखेंगे. ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, की जो बॉडीली चेंजेस हो रही है ना, जो फिजिकल चेंजेस हो रही है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रोथ. ओके, thus growth refers to an increase in physical size of whole or any part of the body to be measured. कि ग्रोथ क्या होती है ना, अगर इंक्रीज हो रहा है फिजिकल साइज का, तो हमने सिंपली क्या समझा कि ग्रोथ क्या है, कि जब भी हम देखेंगे ना फिजिकली या स्ट्रक्चरली जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे ग्रोथ. चाहे वो हाइट हो, चाहे वो वेट हो, है ना. ओके, देन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट क्या होती है फिर? डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज. जो ग्रोथ थी ना, जो हमारी ग्रोथ है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव, ठीक है. ग्रोथ क्या है हमारी? ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज होती है, क्योंकि उसमें है ना क्वांटिटी चेंज हो रही है. कि अगर हम देखेंगे साइज चेंज हो रहा है या वेट चेंज हो रहा है, अगर हम पहले बोलेंगे 30 kg था, अभी 40 kg हो गया, तो ये क्वांटिटी है ना. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है. बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है? वो क्वालिटेटिव चेंज है. कि डेवलपमेंट में क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, उसमें हमारी क्वालिटीज़ चेंज होती है. जैसे कि फिजिकल नहीं, इसमें है इमोशनल या इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ रही है. कि इमोशनल चेंज आ रहा है एक इंसान में, इंटेलेक्चुअल चेंज. जैसे कि हम देखेंगे ना, सिंपली फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा है, जो वो छोटा होता है ना, तो अगर हम उसे कोई चीज़ नहीं देते हैं ना, तो वो समझता नहीं है ना चीज़ों को, कि पेरेंट्स ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो जिद कर देता है कि नहीं जी मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए. तो उसमें उस टाइम वैसे ही एक जो उसमें इंटेलेक्ट है ना, वो वैसा ही होता है छोटे बच्चे का. फिर जब बड़े हो जाते हैं ना हम लोग, तो हम समझ जाते हैं ना कि पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर ये अभी सिचुएशन है मांगने की, नहीं है. तो क्या है ना, हमें क्या हो रहा है, ये इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ रही है. इसको हम फिजिकल चेंज नहीं बोलेंगे, ये ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट है. क्योंकि हमारे में क्या हो गया, एक इंटेलेक्चुअल चेंज हमें आ गई, हमें इमोशनल चेंज आ गई. जब हम छोटे होते तो हमें नहीं पता होता कि अगर कोई बड़ा उदास है तो हम समझ में नहीं आता ना. अगर कोई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का
बच्चा है उसको नहीं समझ में आता कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई उदास है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम एक इमोशनल डेवलप हो जाता है ना, एक इमोशनल वो फीलिंग डेवलपमेंट हो जाती है हमारे में कि हम समझ जाते हैं कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर या कोई हमारा अपना जो है सैड है या बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो हम समझ जाते हैं ना वो चीज़, तो वो हम में क्या है, वो एक इमोशनल फैक्टर आ जाता है, एक इंटेलेक्चुअल चेंज आ जाती है हमारे में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ हमने क्या देखा, जो फिजिकल हो या स्ट्रक्चरल हो, जो ऐसे दिखने में आती है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस हो या इमोशनल चेंज हो जो इंसान के अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको, डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हम देखेंगे डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में हम देखेंगे ना स्किल्स, जब इंसान स्किल्स एक्वायर कर लेता है, अगर एक इंसान स्किल्स एक्वायर कर लेता है ना तो वो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं पता ना। अगर आप सिंगर हो ना तो वो किसी को दिखेगा नहीं कि आप सिंगर हो, जब तक कि आप वो चीज़ शो नहीं करोगे ना आपकी स्किल है वो, तो वो आपके अंदर एक डेवलपमेंट है, वो हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। या फिर हम देखेंगे कोई सोशली एडजस्टमेंट हम सीखते हैं विद टाइम, है ना, कि हम अपनी फैमिली के साथ कैसे रह रहे हैं, हम अपनों के साथ, या फिर हम अगर कॉलेज जाते हैं तो हम वहाँ पे कैसे रह रहे हैं लोगों के साथ, हमारी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, या हमारा बोलने का तरीका कैसा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये डेवलपमेंट है, ये विद टाइम इंसान में चेंज होती जाती है या प्रोग्रेस करती जाती है, बट ग्रोथ इज़ जस्ट फिजिकल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द मेन थिंग। देन आर सम डेफिनेशन, जैसे कि वेबिस्टर क्या बोलते हैं, वेबिस्टर बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस, इट इज़ अ series of changes which an organism undergoes in passing from an embryonic stage to maturity। कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस आती है ना कि इंसान में एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके मैच्योरिटी तक, कि इंसान सेम ही नहीं रहता है। इंसान की अगर पहले कुछ, जैसे हम किसी को मिलते हैं तो कोई बोलता है ओह तुम बहुत चेंज हो गए हो, हमारी बॉडी तो वही है ना। अगर हमें कोई देखेगा हम वेल ग्रोन है, उसके बाद हमें कोई 2-3 साल बाद देखेगा तो वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको हमारे इंटेलेक्ट में चेंज लगती है ना, हमारी बातों में कुछ चेंज लगती है, हमारे सोचने के तरीके में चेंज लगती है, तो वो जो है ना उस चीज़ को बोला जाता है कि एक प्रोग्रेसिव चेंज होती है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके मैच्योरिटी तक हम अक्योर करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता पास होती रहती है, उस चीज़ को बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, देन development includes all those psychological changes that take in the functions and activities of different organs of an organism। development is a continuous and gradual process। बिल्कुल, development जो है ना वो एक continuous और एक ग्रेजुअल प्रोसेस, कौन बोलते हैं, स्किनर बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस और ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि जो डेवलपमेंट है ना वो रुकती नहीं है, इंसान में जो है ना डे बाय डे, ईयर बाय ईयर चेंज आती रहती है, कि कुछ ना कुछ डेवलप होता ही रहता है, इसलिए क्या है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस चेंज है। बट ग्रोथ क्या है, क्या ग्रोथ कंटिन्यूस है, नहीं, ग्रोथ डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि जब हम ग्रो हो जाते हैं ना, हम फुल ग्रोन मैन या फुल ग्रोन वुमन बन जाते हैं, तो उसके बाद हमें फर्दर चेंजेस नहीं होती ना, हम और ग्रो नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो नहीं करते रहते, हमारा साइज़ कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा, हमारा वेट कंटिन्यू ग्रो नहीं, वो एक मैच्योरिटी जब आती है तो वो स्टॉप हो जाता है। हम अब वेट का थोड़ा सा अलग मसला है कि कुछ लोग ज़्यादा खाएंगे तो फिर वेट अक्योर कर लेंगे, कोई काम दाम नहीं करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम जनरली देखेंगे जो हमारी ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइट है ना, क्योंकि हमारी हाइट जो एक बार ग्रो होगी फुल, बस उसके बाद फिर ग्रो नहीं होती है, तो इसलिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक डिसकंटिन्यूस चेंज है ना, ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि डेवलपमेंट होती ही रहती है। मतलब हमारी जो सोच होती है ना टीन एज में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती है जब हम थोड़े अडल्ट होने लगते हैं, फिर जब हमारी शादी हो जाती है, फिर हमारी फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो हमारी सोच और चेंज हो जाती है। उसके बाद जब हम ओल्ड होने लगते हैं तो और चेंजेस आती है हमारी थिंकिंग में, है ना, तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट बोलेंगे। इसलिए डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती है। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ और डेफिनेशंस है, आप इन्हें देख सकते हैं, इट ऑल मीन्स द सेम। ओके, देन इट टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। जैसे हम देखेंगे ग्रोथ, ग्रोथ हमें अभी हमने देखा कि फिजिकल चेंज है, अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है चेंज इन कैपेबिलिटीज़ और फंक्शन। देखो अगर हम देखेंगे ना, अगर एक 16 ईयर बॉय और गर्ल है, तो उसकी बॉडी जब ग्रो होती है ना, एक 16 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग हमें दिखता है कि हाँ ये 16 ईयर ओल्ड है, बट अगर उसका ब्रेन 16 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हुआ होगा, अगर वो उससे कम होगा या उससे ज़्यादा हो गया होगा, लाइक अगर वो बिहेव करेगा लाइक अ 10 ईयर और वो बिहेव करेगा लाइक अ 20 ईयर, तो क्या वो नॉर्मल माना जाएगा,
नहीं माना जाएगा ना, इसलिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ये आपस में कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग में। क्योंकि अगर हमारी डेवलपमेंट कम रह गई बट हमारी ग्रोथ सही है, तो फिर वो इंसान मेंटली सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसका जो ब्रेन है या उसके जो नर्व्स है ना, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं है उसकी बॉडी के साथ। तो इसलिए क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, जो हमारी डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन की, वो और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो एक साथ चलनी चाहिए, ताकि जो एक इंसान है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ओके, वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन्ड है कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन फिजिकल साइज और मास, ऑफन मेजर्ड इन हाइट, वेट, वॉल्यूम, है ना, क्वांटिटेटिव चेंज है। एंड देन सेम डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन द फंक्शनल कैपेसिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एबिलिटी टू लर्न, कम्युनिकेट, अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। और हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है ना। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, आप याद रखेंगे बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। देन कम्स द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस आती है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला जो है ना वो है प्री नेटल स्टेज। व्हाट इज़ दैट, प्री नेटल स्टेज। तो प्री नेटल स्टेज कौन सा स्टेज होता है, प्री नेटल स्टेज है जब क्या होता है, कंसीव करते हैं ना, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उससे लेकर एंड्स एट बर्थ तक, कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, जब वो कंसीव करती है, वहाँ से लेकर जब एक बेबी की बर्थ होती है वहाँ तक, उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो है ना एम्ब्रियो अंडरगोज रैपिड सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, जब छोटा सा एम्ब्रियो होता है, सेल डिविजन्स होते हैं, ऑर्गन डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, और जो प्रॉपर एक बेबी बन के आता है, एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन के आता है, वो कब होता है सारा, प्री नेटल स्टेज में। प्री नेटल स्टेज कौन सा स्टेज होता है, जब एक लेडी कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, स्टार्ट से लेके जब तक कि एक बेबी की बर्थ होती है, वो वाला जो पीरियड है उस पीरियड को हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो उस स्टेज में क्या होता है, रैपिड सेल डिविजन्स होते हैं, डिफ्रेंशिएशंस होती है, और जो मेजर ऑर्गन्स है वो फॉर्म हो जाते हैं और एक प्रॉपर बेबी बनता है। ओके, देन इज़ द इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। इन्फेंसी वाला स्टेज कौन सा होता है, इन्फेंसी वाला जो स्टेज है वो कब से शुरू होता है, बर्थ से लेके अप टू द एज ऑफ 2। जब बेबी बर्थ हुई उसकी, वहाँ से लेके 2 ईयर्स ऑफ एज तक कौन सा स्टेज होता है, इन्फेंसी स्टेज या टोडलरहुड स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बेबी क्या सीखता है, क्रॉल करना, वॉक करना, कम्युनिकेट करना, और डेवलप करता है वो सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट, है ना। जब एक बेबी छोटा सा होता है ना, लाइक इनफैक्ट 6 मंथ्स का जब वो होने लगता है, तो उसमें एक वो सेंस ऑफ अटैचमेंट आ जाता है ना, कि वो लाइक अपनी मम्मा को नहीं जाने देता आगे पीछे। अब अपनी मम्मा को देखेगा चलते हुए, रूम से बाहर जाते हुए, तो रोने शुरू हो जाता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और जब बड़ा होता है तो फिर उसको पता चलती है, ओके ये मेरे फैमिली मेम्बर्स, लाइक नानी हो गई, मासी या बुआ हो गई, जो भी उसके अपने क्लोज होते हैं, तो फिर उसको वो सेंस ऑफ अटैचमेंट फील होता है कि हाँ ये मेरे अपने हैं, उनके साथ वो चुप बैठता है। या फिर कोई अगर गैर आ जाता है कमरे में तो वो रोने शुरू हो जाता है ना। तो ये चीज़ें कब होती है, इस इन्फेंसी स्टेज में। बच्चा सीखता है चलना, क्रॉल करना, कम्युनिकेट करना, और एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और अटैचमेंट उसमें इसी स्टेज में आ जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसमें एक स्टेज होता है इन्फेंसी में, जो पहले एक स्टेज है ना, वो होता है नियोनेट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियोनेट। नियोनेट कौन सा स्टेज होता है, नियोनेट होता है बर्थ से लेके 2 वीक्स तक। ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बर्थ से लेके 2 वीक्स तक, उस स्टेज को हम बोलते हैं नियोनेट स्टेज। क्या बोलते हैं, नियोनेट स्टेज। ओके, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, देन 9th और 10th, वेट, 9th एंड 10th मंथ के अराउंड क्या होता है कि बच्चे में, है ना, बच्चे में एक फैक्टर ऑफ जेलेसी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि 9th एंड 10th मंथ के अराउंड क्या होता है, बच्चे में जो है फैक्टर ऑफ जेलेसी डेवलप होना शुरू हो जाता है। फैक्टर ऑफ जेलेसी मतलब ये कि अगर आप देखोगे जब 9th और 10th मंथ का बच्चा होने लगता है ना, मतलब अराउंड 1 ईयर का होने को होता है 9th-10th मंथ में, तो क्या होता है ना, आपने यूजुअली ये नोट्स किया होगा कि घर में बच्चे होते हैं ना हमारे, तो हम देखते हैं कि अगर एक बच्चे की जो माँ है ना, अगर मम्मा उसकी किसी और बच्चे को गोद में उठाएगी ना, तो वो जल्दी जल्दी से क्रॉल करके आता है, अपनी माँ की लैप में बैठ जाता है।
क्योंकि उसमें वो ना एक सेंस ऑफ जेलेसी होती है कि नहीं मेरी मम्मा है, ये कि मेरे अलावा किसी को नहीं उठानी चाहिए। या फिर अगर और कोई भी होगा ना मम्मा के अलावा, पापा होंगे या और कोई होगा, अगर वो देखेगा वो किसी और बेबी को उठा रहे हैं, किसी और को प्यार दे रहे हैं, तो यूजुअली होता है ना, हम देखते हैं घरों में। तो उसमें क्या होता है, ये 9th एंड 10th मंथ के अराउंड होता है कि बच्चे में एक फैक्टर ऑफ जेलेसी जो है वो पैदा होने लगती है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो टेस्ट है ना, जो टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट जो है ना, ये सबसे पहला सेंस है जो बेबी में डेवलप होता है इन्फेंसी स्टेज में ही, स्टार्टिंग से ही। एक जो सेंस ऑफ टेस्ट है सारे सेंसेस में से, ये वाला जो सेंस है ये हाईली डेवलप्ड होता है बेबी में बर्थ से ही। ठीक है, कि बेबी को टेस्ट पता चल जाती है कि खट्टा है, मीठा है, नमक ज़्यादा है या फिर तीखा है। तो जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो एक बेबी में बर्थ से ही हाईली डेवलप्ड होता है। ये एक सेंस जो है वो पहले से डेवलप्ड है, बाद में बाकी सेंसेस भी डेवलप होते हैं। ठीक है। ओके। देन कम्स द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब, अर्ली चाइल्डहुड होता है कौन सा स्टेज, एट द एज ऑफ 2 एंड लास्ट अंटिल द एज ऑफ 6, मतलब 2 से 6 साल तक। 2 से 6 साल तक का जो टाइम है ये होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, ये होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इस वाले स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो डेवलप करता है लैंग्वेज। क्योंकि 2 साल का जब होता है तो उसके बाद फिर बच्चा हमारा बोलना शुरू हो जाता है ना प्रॉपर। उससे पहले तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ काट छूट के बोलने लगता है। बट जब 2 साल का हो जाता है उसके बाद वो प्रॉपर लैंग्वेज बोलने लग जाता है, कि जो लैंग्वेज उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आसपास वाले बोलते हैं, तो वो भी शुरू कर देता है बोलना। और सोशल स्किल्स आ जाती है और सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि अब उसको पता होता है कि हाँ जी मैं कौन हूँ, मेरा घर है, मेरे पेरेंट्स हैं, कौन है, कहाँ है, वो ये चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देता है 2 से 6 साल तक। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 साल। देन कम्स आवर मिडिल चाइल्डहुड। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो प्लीज़ आप लोग बेयर कर ले, क्योंकि मे बी मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लग रही हो, है ना। ओके। मिडिल चाइल्डहुड, दिस स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 एंड लास्ट्स अंटिल द एज ऑफ 12। मिडिल चाइल्डहुड जो है ये 6 से लेके 12 ईयर्स तक है। ठीक है, 6 से लेके 12 ईयर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, स्टेज के साथ साथ की एज क्या होती है इन स्टेजेस की। मिडिल चाइल्डहुड इट स्टार्ट्स एट 6 एंड एंड्स एट 12। ठीक है, 6 से 12 साल तक की जो एज है उसको हम बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है ना, मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप करता है। मोटर स्किल्स मतलब कूदना फांदना, है ना। जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा कूदते हैं, इधर चढ़ना उधर चढ़ना, पेड़ों पे चढ़ना, हर चीज़ में कूदना। तो ये जो है ना कूदने की एबिलिटी जो होती है बच्चों में, जो उछलने की एबिलिटी, ज़्यादा घूमने की, दौड़ने की, या फिर खेलने कूदने की, ये सारी एबिलिटीज़ कब डेवलप हो जाती है बच्चे में, मिडिल चाइल्डहुड में, 6 से 12 साल की एज तक। इसको हम बोलते हैं एथलेटिक एबिलिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एथलेटिक एबिलिटी कब डेवलप होती है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मिडिल चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है ना, 6 से 12 साल की एज में एथलेटिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है चिल्ड्रन में। ठीक है, और सोशल रिलेशनशिप्स भी, कि इस एज में है ना क्या होता है, जो छोटा बच्चा है ना वो डेवलप करने लगता है रिलेशंस की, उसको पता चल जाती है कि हाँ सोसाइटी में कैसे रहना है, वो फ्रेंड्स बनाने शुरू करता है। देखो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं स्कूल में या फिर ट्यूशन्स में, हर जगह। तो इस एज में क्या होता है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है, सोचने की जो क्षमता होती है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझने लग जाता है, और सोशल रिलेशनशिप्स भी डेवलप करता है। ठीक है, देन देन कम्स द एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस एक पीरियड है जो ट्रांजिशन पीरियड है, किसके बीच में, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ये कब शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 12 एंड लास्ट एट द एज ऑफ 18। 12 से लेके 18 ईयर्स, ये वाला जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं ना। ये वाली जो एज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस एज में बच्चे को जो सिखाया जाएगा, वो जो जो अपनी सोसाइटी से चीज़ें लेगा, कैरेक्टर्स लेगा, वही उसमें डेवलप होते जाएंगे। इसलिए अक्सर बोलते हैं ना कि एडोलेसेंट प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट, कि एडोलेसेंस में अगर सही से न्यूट्रिशन मिले, सही से सिखाई जाए चीज़ें, एजुकेशन स्किल्स, तो वो जो आगे जाके ना उसकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती है। तो एडोलेसेंट पीरियड क्या है, 12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक, है ना। देन
During this stage, the individual experiences significant physical, social, emotional changes and develops a sense of identity and autonomy. कि इस स्टेज में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो फिजिकल, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती है, सोशल चेंजेस आती है, इमोशनल चेंज आती है. यूजुअली हम देखते हैं ना कि जो टीन एज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे डिस्टर्ब होते हैं, बैलेंस नहीं होते इमोशनली. तो इसलिए बोलते हैं यूजुअली कि जो टीन एज होते हैं उनको प्यार से समझानी चाहिए चीज़ें. क्यों? क्योंकि उनमें जो ना उस टाइम इमोशनल वो डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है. और फिज़िकली उनमें काफ़ी चेंजेस आती है एडोलसेंस में ही, कि बॉडी एक्स्ट्रा ग्रो होती है, चाहे वो फीमेल्स में हो या मेल्स में हो. जो भी डेवलपमेंट्स होती है ना प्रॉपर, एक मेल प्रॉपर्टीज़ या फिर एक फ़ीमेल प्रॉपर्टीज़, वो इसी एज में आ जाती है. और उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनोमी भी डेवलप हो जाती है. ठीक है. देन कम्स आवर एडल्टहुड. एडल्टहुड कौन सा स्टेज होता है, अब 18 के बाद फिर एंड ऑफ लाइफ तक तो हम एडल्ट ही होते हैं ना. फिर उसके बाद कि एट द एज फ्रॉम 18 अप टू एंड, कि जब तक फिर इंसान की लाइफ है तब तक वो एडल्टहुड ही होता है. और एडल्टहुड में क्या होता है, एडल्टहुड में इंसान क्या डेवलप करता है, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस. क्योंकि ये वाला वो टाइम है ना, ये जो एडल्टहुड वाला टाइम है, ये कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम है जब इंसान क्या करता है, अपने गोल सेट करता है, अपने गोल सेट करता है, अपने एस्पिरेशन सेट करता है. क्योंकि जब हम 18 ईयर्स पास करते हैं ना, उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि नहीं अब तो लाइफ में कुछ करना है, बहुत हो गया है ना. तो हमने देखा कि एडल्टहुड में क्या है, एडल्टहुड में इंसान जो फिर आगे के है ना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अपने हैं उनको देखना शुरू कर देता है. तो एडल्टहुड में इंसान क्या करता है, अपनी गोल सेट करता है और उसकी प्रॉपर जो एम्स होती है वो देखता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करें. मतलब कि इंसान सीरियस होने शुरू हो जाता है लाइफ को लेके एडल्टहुड में. ठीक है. देन कम्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो हम देखेंगे उसमें जो पहला फैक्टर है ना वो है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर मतलब कि एक इंसान जो है ना, जो इंसान की जेनेटिक्स होते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंसान की ग्रोथ पे भी और डेवलपमेंट पे भी. कैसे कि अगर इंसान, हम देखते हैं किसी की फैमिली में अगर उसके पापा मम्मा या फिर कोई एक हाइट्स में कम होता है, तो उसका बेबी भी अगर कम होगा तो उसका जेनेटिक्स ही है ना. बोलते हैं कि अच्छा देखो ये अपने पापा पे गया है या फिर अपनी मम्मा पे गया है. तो जेनेटिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी के लंबे बाल होते हैं ना लड़कियों के, तो फिर बोलते हैं इसकी मम्मा के भी लंबे बाल है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें आती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चीज़ है ये हमारे जेनेटिक्स से आती है, चाहे वो पापा से हो या मम्मा से हो. ठीक है. देन कम्स द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और डेवलपमेंट पे भी. क्योंकि अगर हम बच्चे को जब उसका एडोलेसेंट पीरियड हो या फिर उसका मिडिल चाइल्डहुड पीरियड हो, अगर उसको उस टाइम पे सही न्यूट्रिशन ना मिले तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी फुली ग्रोथ नहीं करेगी. हो सकता है वो स्टंटेड रहे, है ना. स्टंटेड मतलब शॉर्ट रहे, शॉर्ट स्टेचर का रहे, कि उसकी अच्छी हाइट ना बने, या फिर उसकी बॉडी वो थिन रहे, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहेगा. तो न्यूट्रिशन से ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है. एंड देन अगर अच्छे से न्यूट्रिशंस ना मिले तो फिर क्या होगा, उसका जो ब्रेन है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, है ना. अंडर डेवलप्ड ब्रेन रह सकता है उसका. तो फिर न्यूट्रिशन का भी काफ़ी असर पड़ता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. देन कम्स द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में क्या है, environment can have a significant impact on growth and development. Factors such as exposure to toxins, pollution and stress can negatively affect development. Environment से क्या है ना, ग्रोथ पे तो खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे डेवलपमेंट पे काफ़ी असर पड़ सकता है. अगर कुछ टॉक्सिन्स होंगे ना एनवायरनमेंट में, उससे क्या होगा, एक बेबी का माइंड जो है, एक बेबी का नर्वस सिस्टम जो है ना, काफ़ी ज़्यादा हमने देखे हैं कुछ ऐसे सिंड्रोम्स भी होते हैं जो टॉक्सिन्स की वजह से या पोल्यूटेंट्स की वजह से होते हैं, जिनकी वजह से नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है हमारा. तो अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो जो बॉडी की फंक्शनिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग, वो भी अफेक्ट होगी ना, तो उससे डेवलपमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा. एंड देन सेकंड इट्स इज स्ट्रेस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. क्या होगा ना, देखो अगर एक बच्चा छोटा है या फिर अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, उसके घर में अगर जो प्रीनेटल स्टेज है ना प्रेगनेंसी का, प्रीनेटल स्टेज, अगर उसके घर में है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके हस्बैंड के साथ या इन लॉज के साथ, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसका असर जो है ना वो बेबी पे भी पड़ता है, क्योंकि बेबी वो स्ट्रेस्ड रहता है. यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उन्हें खुश रखा जाए, ताकि उनका जो बेबी है वो भी अच्छा फुली डेवलप्ड हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो और अच्छे से पैदा हो ना, हेल्दी पैदा हो. तो क्या होता है, अगर स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी होंगी तो उससे क्या होगा, उनकी बेबी पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है. वो फुली डेवलप्ड पैदा नहीं हो सकता उसमें कोई पैदा होती कोई ऐसे प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज़ हो ऐसी जो ब्रेन से रिलेटेड हो या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो. तो इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपर जो है ना स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है.
एक तो टॉक्सिन फ्री भी होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री भी होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है, सोशल फैक्टर्स में क्या आता है हमारा कि पेरेंटिंग स्टाइल, कि एक माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को कैसे रेज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर एक क्या होता है ना, देखो एक घर में अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का अगर है आपके घर में छोटा, एक बेबी बॉय है, अगर क्या होता है उसके पापा अगर है ना उसकी मम्मा के साथ अच्छे से बात नहीं करते या फिर उन्हें इल ट्रीट करते, तो ये जो बेबी बॉय है ना ये सेम चीज़ सीखेगा, क्योंकि पेरेंटिंग यही है ना उसकी, वो देख रहा है कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। तो वो जब बड़ा बड़ा होगा तो उसमें भी वही वाला सेंस आ जाएगा, कल को जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी वाइफ के साथ वैसे ही रिएक्ट करेगा करेगा ना। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी पे असर पड़ेगा इन शॉर्ट। तो इसलिए जो सोशल फैक्टर्स है ना वो भी डिटरमिन करते हैं एक इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बच्चा है ना ये ऐसे ही डेवलप होगा, जैसे उसने देखा होगा अपने पेरेंट्स को वो वैसे ही डेवलप होगा। तो उससे क्या होगा, कल को वो भी वैसा ही बनेगा और उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो वैसे ही नेगेटिव ही हो जाएगी। वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह नहीं रह पाएगा, है ना। या फिर और भी चीज़ें होती है ना पेरेंटिंग में कि आप लाइक कस वर्ड्स यूज़ करते हो बच्चों के सामने, आप अच्छे से बातें नहीं करते हो, तमीज़ से बात नहीं करते हो, तो वो बच्चा भी वही सीखेगा। कल को जो घर से बाहर जाएगा किसी और से बात करेगा सोसाइटी में, तो वो भी सेम चीज़ें डेवलप करेगा अपने अंदर। तो इसलिए पेरेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी फ़र्क पड़ता है, एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है ना। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर फैक्टर्स। देन हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेवलपमेंट होना, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट हम देखेंगे कैसे होती है। इट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली डिवाइडेड बिटवीन फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। कि जब एक इंसान की मसल्स और एक स्केलेटन स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आती है ना, ग्रोथ होती है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट जो है ना दो टाइप्स की हो सकती है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब आप बोलेंगे कि वो क्या होता है फाइन और ग्रॉस, तो हम देखेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है। फाइन मोटर स्किल्स रेफर टू द कंट्रोल ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स, while gross motor skills refer to the control over limbs, that is arms and hands, arms and legs, sorry, it should be arms and legs, करेक्टेड। अब अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना कि फाइन से हमें पता चल रहा है ना कि फाइन मोटर स्किल्स मतलब हैंड्स और फिंगर्स का जो कंट्रोल है, कि हैंड्स और फिंगर्स का जो हम कंट्रोल सीखते हैं ना, बच्चा छोटा सा बच्चा होता है पहले वो सिर्फ अपनी फिंगर्स मूव करता है, तो उसमें फिर उस टाइम सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स ही होती है। वो उस टाइम पूरी आर्म नहीं मूव करता, जब बिल्कुल छोटा सा होता है, जब पैदा होता है वो सिर्फ अपनी फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा मूव करता है, फिर वो हैंड्स को मूव करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो आर्म्स को मूव करना शुरू करता है, लेग्स को मूव करना शुरू करता है। तो फाइन मोटर स्किल्स मतलब जब कंट्रोल होता है फिंगर्स और हैंड्स पे, और ग्रॉस मोटर स्किल मतलब कंट्रोल ऑन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। This is a part of physical development. Then it says कि an infant is born with virtually no control over his body. जब एक इन्फेंट पैदा होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है, तो क्या होता है उसको वर्चुअली उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उसकी बॉडी पे, है ना। हम उसको कहीं पे भी लेटा देते हैं वो लेट जाता है, हम उसको उठाते हैं लैप में रखते हैं वो बैठ जाता है, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता ना उस चीज़ को, क्योंकि उसके पास जो है उस टाइम कंट्रोल नहीं होता है। तो फर्स्ट डेवलपमेंट इज़ इन हिज नेक एंड माउथ। तो जो फर्स्ट डेवलपमेंट होती है ना मूवमेंट्स की, फिजिकल डेवलपमेंट जो उसकी मूवमेंट की होती है वो सबसे पहले कहाँ पे होती है, उसकी नेक और माउथ में। कैसे, क्योंकि हमने देखा जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होती ही जब उसको मम्मा के करीब लाया जाता है ना ब्रेस्ट फीड करने के लिए, तो ब्रेस्ट फीड करने के टाइम क्या होता है एक बच्चा नॉर्मली जो है अपनी नेक को मूव करना शुरू करता है, माउथ को मूव करना शुरू करता है, क्योंकि उसको क्या कर उसको सकलिंग करनी होती है ना, मिल्क की सकलिंग करनी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी नेक और माउथ को मूव करना शुरू करता है। तो इसलिए क्या है फर्स्ट जो डेवलपमेंट होती है वो किस में होती है, नेक और माउथ में, विच अलाउज द न्यूबॉर्न टू टर्न इट्स हेड फॉर सकलिंग, ठीक है। देन development then progresses down and outwards through the body as the child grows in processes called cephalocaudal and proximodistal development. तो क्या होता है ना उसके बाद पहले तो उसकी नेक और माउथ डेवलपमेंट शुरू हो जाती है उसकी मूवमेंट्स की। देन क्या होता है, देन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस क्या हो जाती है डेवलपमेंट डाउनवर्ड्स भी बॉडी की तरफ और आउटवर्ड्स भी। आउटवर्ड्स मतलब जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है ना, आर्म्स लेग्स, वो आउटवर्ड्स में आ गए, और डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ बॉडी की तरफ। तो उसमें दो प्रोसेसेस है हमारे, एक है सिफेलोकॉडल, एक है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे पहले सिफेलोकॉडल क्या होता है। सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट क्या होती है, सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट जो हमारी है ना वो होती है कि पहले जो है
अपर लिम्स है वो मूव करेंगे, उसके बाद जो है लोअर लिम्स मूव करेंगे। इसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। कि पहले क्या होता है ना, पहले बेबी आर्म्स को मूव करना शुरू करता है, उसके बाद लेग्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब बेबी थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो पहले वो पहले ही चलना शुरू करता है? नहीं जी, पहले वो क्रॉल करता है। और क्रॉल वो किसकी मदद से करता है? आर्म्स की मदद से। नो डाउट लेग्स भी यूज़ होती है, लेकिन जो प्रेशर होता है ना, जो लाइक बेसिक जो काम उस टाइम पे करती है वो आर्म्स करती है उसकी। और देन उसके बाद वो लेग्स से चलना शुरू करता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि पहले उसके जो अपर लिम्स है उनकी डेवलपमेंट होगी और उसके बाद जो है उसकी लेग्स की डेवलपमेंट होगी प्रॉपर। उस चीज़ को हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। कि पहले जब अपर लिम्स की डेवलपमेंट हो, देन लोअर लिम्स की डेवलपमेंट हो। ये चीज़ आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देन प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या होती है? प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब होती है, आप इसको समझेंगे ऐसे कि पहले जो है ना शोल्डर डेवलप होता है। कि पहले शोल्डर स्ट्रांग होने लगता है, शोल्डर की मूवमेंट शुरू होती है, उसके बाद जाके सॉरी उसके बाद जाके आर्म्स की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जाके वो प्रॉपर फिंगर नहीं बोल सकते हम, हैंड्स बोल सकते हैं कि फिर वो उसके हाथों में ना चीज़ उठा सकता है। वो पहले उसकी शोल्डर मूवमेंट शुरू होती है, फिर उसकी आर्म्स की मूवमेंट कि हाँ वो आर्म्स को आगे पीछे कर सकता है। उसके बाद उसके हाथ जो है वो मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ों को होल्ड कर सकता है अपने हैंड से, आर्म्स से मूव कर सकता है, शोल्डर्स की मूवमेंट कर सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की जो डेवलपमेंट शोल्डर से स्टार्ट हो, फिर आर्म्स तक, फिर हैंड्स तक आ जाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दो टर्म्स आप समझ गए, cephalocaudal and proximal distal, okay. So this ends our lesson, lecture। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो आपने ना पीएचडी तो नहीं करनी है ना, तो आपको उतना डिटेल में भी नहीं जाना है कि आप एक ही टॉपिक पे लगे रहेंगे। इसमें जितना भी आपने पढ़ा है दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेके एसएसबी एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे साथ आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।